एंड सम रिलीजन्स 75% में 2 हाफ लाइफ, 87.5% में 3.5 लाइफ और लगभग 10 हाफ लाइफ के अंदर 99.9% कंप्लीट हो जाता है। अब एक होमवर्क आपको दिया था, जरा बताओ क्या इसको सॉल्व किया, क्या आंसर आ रहा है? 140 सेकंड, 140 मिनट, 140 मिनट, 140 मिनट्स। देखिए हमने कैसे प्रोसीड किया उसको समझना। हमें यहाँ पर अच्छा 2 जो उन्होंने आंसर दिया, बाकी लोग क्या कहते हैं भाई? उन्होंने सॉल्व नहीं किया क्या? 140 मिनट सर। 145 आ रहा था। 145 आ रहा था। अच्छा, और लीजा, पल्लवी, रानी मंडल, ईशा मंडला, ये तो 140 आ रहा है। गुड। तो देखिए वहां पर हमारे पास ये था k is equal to 2.303 over time t। अभी हमने कहा अभी 20 मिनट, तो हमने टाइम ले लिया 20 मिनट। लॉग इनिशियल हम मान लेते हैं, इनिशियल अगर 100 मोल्स थे और उसका 20% कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 80 मोल्स। 80 मोल्स हो गए। अब इसको सॉल्व करके पहले हमने के निकाल लिया, उस के को फिर यहाँ रखा 2.303। अब टाइम कितना लगेगा वो फाइंड आउट करना है। लॉग यहाँ पर कितना है? 80%। 80% मतलब शुरू में था 100, अब रह गया कितना? 20। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में इक्वेट कर दें, इसका मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल हो गई और आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था? टाइम फाइंड आउट करना था। और ये टाइम नियरली 40 कितना आ रहा था? 140, 142, 141 के आसपास की कैलकुलेशन राउंड ऑफ करने के हिसाब से आता है। तो ये टाइम नियरली 140 मिनट के आसपास था। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए, हाफ लाइफ में स्टार लगा करके हमने एक चीज और नोट किया कि जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, ऑल बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑल रेडियो एक्टिव डिकेज बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसमें डिके होने वाला न्यूक्लियस कितना है? एक ही है। अब एक न्यूक्लियस से टूट रहा है, 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने, 4 पार्ट बने, पार्ट कितने बने लेकिन टूटने वाला कौन था? न्यूक्लियस था, एक ही था। तो यहाँ पर स्टार लगा के लिखा ऑल रेडियो एक्टिव डिके follows फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सभी रेडियोएक्टिव डिके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं और हम लोग उसके हिसाब से इनिशियल का हाफ 50% यूज कर लेते हैं। अब पूछता हमें कि कितने टाइम बाद कितना बच गया, कितने टाइम बाद कितना बच गया। तो यहाँ पर 80 मतलब आफ्टर टाइम टी वो होता है A0 जितना शुरू में लिया डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर n क्या है? नंबर हाफ लाइफ है। तो जितने नंबर ऑफ हाफ लाइफ है उसका A0 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर n। अब इतना समझने के बाद आप आ जाइए पेज नंबर पे। पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 67।
पेज नंबर 184, क्वेश्चन नंबर 67। टू मिलीग्राम 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम। देखो, हमने यहाँ पर मेंशन किया कि एक रेडियो एक्टिव ट्रिटियम 1s3, उसकी हाफ लाइफ है टी हाफ, उसका है 12.3 इयर्स। 12.3 इयर्स। इनिशियल अमाउंट मैंने 32 मिलीग्राम ले लिया, ये था ए नॉट। एंड 49.2 इयर्स के बाद 49.2 इयर्स के बाद उसका एटी कितना होगा, ये पूछा गया। वुड रिमेन्स आफ्टर डे। तो कितनी हाफ लाइफ हो गई भाई इसमें? 4 हाफ लाइफ होगी। 4 हाफ लाइफ हो गई। अब 4 हाफ लाइफ का मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। तो आपने यहाँ पर क्या लिया? 80 तो फाइंड आउट करनी है। ए नोट था 32 डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 4। अब ये 2 टू पावर 4 कितना होता है? 16। इसका मतलब कितना हो गया? 2 मिलीग्राम। कैसे सॉल्व किया, समझ में आया आप लोगों को? एक सिमिलर एक और क्वेश्चन है, जरा देखो। पेज नंबर 183, क्वेश्चन 59। पेज नंबर 183, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए यहाँ पर करें, देखो इसमें ये पूछा क्या है, ए ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स 0.01 मोलर एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 24 आवर्स। हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव की 6 आवर्स है। इंजेक्शन शुरू में कितना दिया था? बॉडी के अंदर कुछ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हमने डाला, शुरू में कितना डाला वो ए नोट हमें पता करना है। ए नोट हमें पता करना है और आफ्टर टाइम टी, कितने टाइम के बाद में? 24 आवर्स के बाद में उसकी जो एक्टिविटी थी वो थी 0.01 मोलर। और हाफ लाइफ टी हाफ कितना दे रखा है? तो है 6 आवर्स का। इसका मतलब कितने हाफ लाइफ चल गई? 4 हाफ लाइफ। 4 हाफ लाइफ। तो अब देखो अगेन AT इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 टू पावर n। अब यहाँ पर AT हमें दे रहा है कि 0.01 है, ए नॉट कितना होगा? 2 टू पावर 4। तो बताओ ए नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.16 मोलर। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। समझ में आई बात आप लोगों को? क्लियर है? ओके, नाउ वी स्टार्ट। इसके अंदर एक और पॉइंट है एंड इट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो यूनिमोलेकुलर रिएक्शन।
pseudo फर्स्ट ऑर्डर या pseudo unimolecular reaction. pseudo फर्स्ट ऑर्डर या pseudo unimolecular reaction. pseudo का मतलब क्या हो गया? false, फॉल्स. false, अब देखो इसमें एक एग्जांपल ले रहे हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. एस्टर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस. मैंने यहाँ पर एक बीकर में 1 लीटर वाटर लिया और मान लो 0.1 मोल एस्टर इसमें डाल दिया. अब देखो हाइड्रोलिसिस हो रही है. एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस in acidic medium it form acid and alcohol. अभी मान लो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पर a मोल्स थे. ठीक है. अब यहाँ पर आफ्टर टाइम t a में से x कंज्यूम हुआ, ये x बना, ये x बना. आफ्टर लॉन्ग इन्फिनिटी टाइम ये कंज्यूम हो गया, ये a बना, ये a बना. लेकिन यहाँ पर वाटर क्या है? एक्सिस में है, क्योंकि 1 लीटर वाटर के अंदर 55.5 मोल्स होते हैं, तो 1 कंपोनेंट इज इन एक्सिस. अगर मान लो यही रिएक्शन एक स्लो स्टेप है, यही इसका सिंगल स्टेप है, और आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर. लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्योंकि ये एक्सिस में है, तो ये क्या है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. तो अभी इसको होना क्या चाहिए था? बाई मॉलिक्यूलर, क्योंकि 2 कंपोनेंट है, एक एस्टर है, एक वाटर है. मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए थी 2, लेकिन 1 कंपोनेंट इज इन एक्सिस, तो मॉलिक्युलरिटी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? 1. स्यूडो यूनिमॉलिक्युलर. और वैसे ही अगर मैं इसको K डैश लिखता हूँ, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि K भी कांस्टेंट है, वाटर की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट है, उन दोनों मिला करके अगर मैं लिख देता हूँ K डैश, तो अब रेट क्या हो जाएगा? K डैश कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर ओनली. केवल एक ही कंपोनेंट की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसको हम स्यूडो यूनिमॉलिक्युलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं. इसका मतलब 2 कंपोनेंट में से एक अगर एक्सिस में हो, तो उस कंडीशन में ये इस टाइप से स्यूडो यूनिमॉलिक्युलर या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो अभी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया. ये पॉइंट समझ में आया आपको? मॉलिक्युलरिटी होनी चाहिए थी 2 लेकिन है 1. ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए था 2 लेकिन है 1. दैट्स व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नोट किया? और सर बेसिक मीडियम में इसकी ऑर्डर सेकंड हो जाता है. हाँ, बेसिक मीडियम में इसका ऑर्डर सेकंड हो जाता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलिसिस का जो पैटर्न है वो डिफरेंट तरीके से होगा, और उस कंडीशन में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी. ऐसा ही एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. नोट कर लिया? पेज चेंज कर दूं? सर कर दो. चलिए मैं सेकंड एग्जांपल यहीं पर लिख रहा हूँ. सेकंड एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, या कहें हाइड्रोलिसिस
of sucrose. सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैसे? अगेन एक बीकर में 1 लीटर वाटर लिया, ऊपर से कुछ अमाउंट सुक्रोज का डाल दिया। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। फिर से हम कहेंगे कि दो कंपोनेंट उसमें से क्या है, वाटर एक्सिस के अंदर है, जो रिएक्शंस बनती है टाइम t = 0 पर a मोल्स, टाइम t = t पर a में से x गया तो ये x और x बना, लॉन्ग इन्फिनिटी टाइम ये कंप्लीट हो गया तो a और a बना। इसमें भी जब आप इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे k डैश कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज ओनली, और k डैश क्या है, k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्यों कहा भाई? इन्वर्जन का मतलब क्या? ऑप्टिकल पहले ये रोटेशन। सुक्रोज ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन बाद में फ्रुक्टोज लीवो रोटेटरी होता है और वो ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। देखो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इनिशियली सॉल्यूशन कैसा था? डेक्स्ट्रो था, जब केवल सुक्रोज था, वाटर में हमने डाला इनिशियल सुक्रोज। अब जब ये प्रोडक्ट बना तो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो है, फ्रक्टोज लीवो है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड है वो ग्लूकोज से ज्यादा किसका है? फ्रक्टोज का। तो ओवरऑल सॉल्यूशन बिकम्स लीवो। तो एक सॉल्यूशन जो इनिशियली डेक्स्ट्रो था उसका इन्वर्जन हो गया, नाउ द सॉल्यूशन बिकम्स लीवो, इसलिए इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। यहां तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नोट किया सबने? यस सर। ओके। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हमें किसी रिएक्शन का फाइंड आउट करना है तो कौन कौन से मेथड है जिनको हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, तो अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें से जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड मेथड है, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो है इनिशियल रेट मेथड। और इनिशियल रेट मेथड को समझने के लिए बिल्कुल एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसकी फॉर्म में समझते हैं। मैंने n की वैल्यू लिया 1, फर्स्ट ऑर्डर, लिखा A गिव्स प्रोडक्ट, A से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब जब रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A वो कंसंट्रेशन पढ़े नहीं है। जाएगी। ये बहुत खाऊंगा सर। अब रिएक्शन का रेट इनिशियल देखा? कंसंट्रेशन जो A की थी उसके पावर 1 बेटा जियो तो देखा मैं तू। ना फोन दिखा दे। मैं तो फोन लेना आया, चाचा के पास जा रहा, मैं तो फोन लेके वो ये तो पहले से ही खेलने लग रहा। अरे एक बार ही खेल रहे हो चाचा, चाचा भी तो खेल रहे हैं। हाँ शर्म नहीं आवे गोरा, वो बता पढ़ते पढ़ते भाई मैं भी तो करूंगा ऐसे, देख तो ले कस का पेपर है। ठीक है चाचा, पढ़ने में ध्यान नहीं है, जब तो मुंडी करके ऐसे बैठे है डेली। सुई ठीक है तेरा काश में। वो मुर्गे अगर मैंने कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया तो वो रेट जमा कितना थे। जाएगा? हाफ। अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिले कि कंसंट्रेशन डबल करने हाँ, पर बहुत डबल हो रहा है, ट्रिपल करने पर हेल्थ कितनी ट्रिपल हो लगी रहा है, हो? हाफ करने पर हाफ हो रहा है, वन फोर्थ करने पे वन फोर्थ हो रहा है, तो ऑर्डर क्या है? कूद कूद। फर्स्ट ऑर्डर। सर पर
स्टॉपर में तो इनिशियल कंसंट्रेशन के अरे इंडिपेंडेंट हाफ लाइफ होता है यार, हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन। ये रिएक्शन का रेट है, समझ में आई बात? बेचारा यस इनके लिए रहा तो ओके, जाओ अब बाहर मैंने चला ले लिखा तू 2 एक यूज प्रोडक्ट। तो तू न दे मैं अभी थोड़ी लेगा। अब मैं तो ये 7 बंदे रह गए, वो है वो स्नाइपर वाला। अब आप क्या लिखते हैं? चार्जिंग भी लगाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। रेट इज डायरेक्टली मैं तो रात में प्रोपोर्शनल तेरे टू को दे दूंगा कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2। लेके जा रहा हूँ मुझे चार्जिंग होनी जब वो क्लास खत्म हुई, एक 15 पे होगी क्लास खत्म। ठीक है ना? 15 पे मैं लगा दूंगा अपने आप 1 बजे लगाऊंगा देख ले यार 15 मिनट में पता 50% हो जाएगी ना अभी जब बताऊंगा। हाँ देख ले हो जाएगी को ट्रिपल कर दिया तो पावर 2 करने पे कितना हो जाएगा? हाफ कर दें तो कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो पावर कितनी हो जाएगी? रेट कितना हो जाएगा? 1/4 1/4। अब ऐसा रिलेशन कहीं देखने को मिले कि कंसंट्रेशन डबल कर दी, रेट 4 टाइम्स हो गया, ट्रिपल कर दिया 9 टाइम्स हो गया, हाफ कर दिया 1/4 हो गया। ऐसा अगर रिलेशन है तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? अरे ठीक है, सेकंड अब बोले मत बाहर चला जा अब देख ले। n की वैल्यू लिखा 3, n की वैल्यू 3 ए गिव्स प्रोडक्ट। अब इसके लिए लिख रहे हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन पावर क्यूब। अगर इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को चार्जिंग हो जानी चाहिए 80% से ऊपर। अब देख ले 12-10 हो रहे हैं। एक मैच भी खेल लेगा ना 45 मिनट्स का तो भी कोई दिक्कत ना। और कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? 27%। हाफ कर दें तो कितने टाइम्स हो जाएगा? 1/8 1/8। इसका मतलब अगर ऐसा ऑब्जर्वेशन हो कि कंसंट्रेशन तो हमने डबल किया, रेट 8 टाइम्स हो गया, कंसंट्रेशन को हाफ किया 1/8 हो गया, ट्रिपल किया 27 टाइम्स हो गया, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 3 थर्ड। ऐसा ही एक ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पर देखा, n की वैल्यू 0, ए गिव्स प्रोडक्ट। अब आप लिखते हैं रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 0। अब अगर कंसंट्रेशन डबल कर दे तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा? कोई चेंज नहीं। ट्रिपल कर दें, हाफ कर दें तो रेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सब में पावर्स क्या लग रही है? 0। तो कंसंट्रेशन डबल कर दें, रेट डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, हाफ हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर। डबल करने पर 4 टाइम्स हो जाए, ट्रिपल करने पर 9 टाइम्स हो जाए, सेकंड ऑर्डर। डबल करने चार्जिंग पर लगा के खेल लिया तो फाड़ दूंगा आधे घंटे के मैच में लगा कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ मोबाइल से चार्जर दायर होगा। भी कर दो, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 0 ऑर्डर। मेरा लगा मैं अपना लगा रहा हूं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जांपल लेते हैं, पेज नंबर पे आ जाइए। जट जी कर दे चलो मैं पहले एक सबसे सिंपल एग्जांपल लेकर के इसको समझता हूँ, ठीक है? मैंने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है? इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब कंसंट्रेशन A नॉट, B नॉट और उसका इनिशियल रेट। तीन एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये 0.1 मोलर था, ये 0.1 मोलर था, तो 2 × 10⁻³ था। इसको 0.2 कर दिया, इसको 0.1 रखा तो ये 4 × 10⁻³ हो गया। इसको 0.1 किया, इसको 0.2 किया तो ये 2 × 10⁻³ था। अब ये इंफॉर्मेशन देने के बाद हमें क्वेश्चन में पूछा कि हम रेट एक्सप्रेशन लिख रहे, रेट इक्वल टू k a⁴x b⁴y। आपको x और y की वैल्यू कितनी है ये पता करना है। मतलब
ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करना है। बिल्कुल सबसे सिंपल वाला एग्जांपल मैंने लिया। कैसे पता करते हैं वो जरा समझना। पहले हम इक्वेशन 1 और 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, क्या ऑब्जर्वेशन है, बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा, ए क्या कर रहे हैं, बी की कंसंट्रेशन को सेम करा, ए को हमने डबल कर दिया। ए को डबल करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है, डबल हो गया। डबल करने पर डबल आ रहा है, तो ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 फर्स्ट ऑर्डर। 1। तो हमने कहा ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब मैंने इक्वेशन लिया 1 और 3, ए की कंसंट्रेशन को सेम रखा, बी को डबल किया, बी को डबल करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है, कोई चेंज नहीं, नो चेंज। तो उस कंडीशन में ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 0। अब ओवरऑल ऑर्डर पूछ लिया जाए तो x + y = 1 हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। अगर ये समझ में आया तो बाकी एग्जांपल भी समझ में आ जाएंगे। तो अब चलते हैं पेज नंबर पे। पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 46 हमने लिखा। पेज नंबर 182, क्वेश्चन नंबर 46, थर्ड ऑप्शन। देख लेते हैं। हमने A0, B0, इनिशियल रेट, A0, B0 और इनिशियल रेट। यस सर, थर्ड ऑप्शन। चलिए आपके सामने, अच्छा कैसे प्रोसीड किया जरा बताओ, थर्ड ऑप्शन कैसे आया। पहले कौन सी, सर पहले ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के बी की डबल हो रही है, तो रेट में भी 3 टाइम्स चेंज मतलब 2 की पावर क्यूब चेंज आ रहा है। एक टाइम। तो पहले आपने कौन कौन सी इक्वेशन चूज किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 इक्वेशन लिखी हुई है एक्सपेरिमेंट। कौन कौन सी इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हो आप। सर A0 वाले में फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, A0 वाले में फर्स्ट एंड फोर्थ, तो उसमें बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है। बिल्कुल ठीक है। मतलब 0.12 A0 कंसंट्रेशन सेम है, फर्स्ट एंड फोर्थ में 0.035 को हमने कर दिया 0.070। मतलब बी की कंसंट्रेशन डबल हो गया, तो रेट कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स। कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट 8 टाइम्स हो गया, तो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर थर्ड हो गया। अच्छा, ए का ऑर्डर कैसे पता किया, कौन सी इक्वेशन चूज करोगे। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन, फर्स्ट एंड थर्ड, इसमें दोनों में मतलब A0 की डबल होने के बाद रेट सेम ही है, तो ये 0 ऑर्डर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बी की कंसंट्रेशन 0.035, 0.035 1 एंड थर्ड ऑप्शन में रखा सेम। बी की कंसंट्रेशन डबल हो गया, तो रेट में कोई चेंज नहीं, तो आपने कह दिया ऑर्डर क्या हो गया इसका, 0। तो ए के रेस्पेक्ट में 0 है, बी के रेस्पेक्ट में थर्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपने किया। बिल्कुल सही तरीका, एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब जरा देखिए पेज नंबर 181 पर क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। पेज नंबर 181 पर क्वेश्चन नंबर 31।
सर सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन देखो, सबसे बढ़िया क्या चीज है, क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा हुआ है कि शुरुआत ऊपर से करें नीचे आते थे ये भूल जाते कि पूछा क्या था। लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल आंसर बहुत सिंपल तरीके से निकल रहा है। कैसे? इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हो। देखो एसीटोन CH3 COCH3 दोनों की कंसंट्रेशन को सेम रखा फर्स्ट और सेकंड में 0.3. ब्रोमीन की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं। H+ की कंसंट्रेशन सेम है। इक्वेशन 1 और 2 में एसीटोन सेम रखा, H+ सेम रखा, ब्रोमीन की डबल करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है? दोनों का रेट क्या है? नो चेंज। इसका मतलब ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाना चाहिए? 0। अब चारों ऑप्शन में मुझे बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा है? केवल सेकंड ऑप्शन। केवल सेकंड ऑप्शन बचा हुआ जिसमें डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी तीनों ऑप्शन में तो डिपेंड कर रहा क्योंकि तीनों में ब्रोमीन की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। कैसे पहचाना, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, एक तो आपके पास ये तरीका हो गया जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है, यूज में भी आता है, क्वेश्चन फ्रीक्वेंट भी पूछे जाते हैं, और वो है इनिशियल रेट मेथड। इसके अलावा कुछ और थ्योरेटिकल मेथड भी है, देखो किस तरीके से। दूसरा तरीका अब हमने देखा ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में ये कहा जाता है, जैसे हमने पहले रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ चेक किया। अब हमें पता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन पावर n जहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अगर मुझे किसी रिएक्शन में रिएक्शन का रेट और उसकी कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन मिले कि भाई कोई चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन में चेंज करे, रेट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0 ऑर्डर, यहाँ पर 0 ऑर्डर हो गया। लेकिन ये देखा कि रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन का रेट बढ़ा, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना मानेंगे? 1। अच्छा, अगर हमने ये ऑब्जर्व किया कि रिएक्शन का रेट कंसंट्रेशन के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और कंसंट्रेशन के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो अगर ऐसे कोई ग्राफ हम पहले तो या ग्राफिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू डॉट लगा के इसको ग्राफ बना करके देखें और स्ट्रेट लाइन मिले, तब कहते हैं इसका फर्स्ट ऑर्डर है, इसका 0 ऑर्डर है, इसका सेकंड ऑर्डर है, इसका थर्ड ऑर्डर। हाफ लाइफ के साथ रिलेशन भी पूछ लिया जाता है, तो हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन। अच्छा, कोई बताएगा मुझे हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ कोई रिलेशन? T = A0/2 के 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है E0 पावर n-1।
ये रिलेशन है। अब अगर यहाँ पर मेरे को एक ग्राफ ऐसा मिले कि मैंने हाफ लाइफ का A0 के साथ रिलेशन बनाया और वो मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, तो बताओ इस फॉर्मूले के हिसाब से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी उसके लिए? बिल्कुल ठीक है, हमने कल डिस्कस भी किया था, 0 में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सर ये ब्रैकेट में जो लिखा है वो समझाना एक बार, A0 अपॉन n माइनस 1। A0 अपॉन n माइनस 1 समझाऊं? क्या समझाऊं मतलब सर ये हाफ लाइफ इसके कैसे सारी रिएक्शन में टोटल करके जो रिलेशन आते हैं उसको समराइज करके इसे लिखा है। हमने 0 ऑर्डर के लिए कहा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस फॉर्मूले में अगर n की वैल्यू 0 रखोगे तो A0 के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा? 0 माइनस 1 मतलब -1, और -1 ऊपर गया तो हाफ लाइफ के साथ क्या बन जाएगा? डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है उसको मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में डाल दिया। ये फॉर्मूला बनाया। अच्छा ये बताओ, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट है, तो बताओ इस वाले फॉर्मूले में क्या रिलेशन आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी रखी? 1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया? इंडिपेंडेंट 0 हो गया। तो हाफ लाइफ A0 पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो मेरे पास ये ग्राफ था, उससे मैंने कंक्लूड किया कि इंडिपेंडेंट है, इसलिए ऑर्डर की n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब अगर n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे रिलेशन क्या बन जाएगा? 2 माइनस 1 और 1 बाय A0 पावर 1 का मतलब क्या हो गया? प्रोपोर्शनल। तो T हाफ 1 अपॉन A0 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ऐसे ही कहेंगे ना? 1 अपॉन A0 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। तो आप इस मेथड को हाफ लाइफ मेथड भी कह सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास होती है साइकिल, मेरे पास भी है। हाफ लाइफ मेथड को फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अभी हमने लिखा T हाफ A0 पावर n माइनस 1। अब अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू दे T हाफ 1 अपॉन T हाफ, तो यहाँ क्या लिख दोगे? A0 2 अपॉन A0 1 टू द पावर n माइनस 1। हमने A0 1 रखा, A0 1 की वैल्यू दे दी कि इतना था, तो हाफ लाइफ इस कंडीशन में था इतना। अगर A0 2 इतनी है तो हाफ लाइफ 2 इतनी होगी, तो बताओ n की वैल्यू कितनी है? तो मतलब T हाफ 1 2 दोनों दे दिया, A0 1 2 दोनों दे दिया, और n की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसको सॉल्व करके आप n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हाफ लाइफ मेथड है, चाहे इसको ग्राफिकल फॉर्म में इस तरीके से देखें या फिर इस फॉर्मूले में वैल्यू दे करके अगर आप सॉल्व करने के लिए चाहें तब भी आप इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज में आता है ये मेथड जो अभी हमने इनिशियल रेट मेथड हमारी कहाँ मदद करेगा? एक सेकेंड। फिर मारे वाला पहलवान बस मेरे यार दूसरे को करे भी खराब यार पहलवान बात ऐसी तेरी गुद्दी जैसी है रे मार खत्म करना उनको। नोट कर लिया? बता भाई दूसरा कैसे बता दे रहे पहलवान।
यार सुबह के काम तक बताते रहे हम पे मतलब पहलवान देख लो कोई ना आप जैसे भी होगा सॉल्व करना हो तो आपके हाथ में ही है। देख बोला मैंने कम छोड़ रखा तो सारी बताओ करते मेरा दूध आ रहा है मैं तो मनाओ भी ना चल वो घर दिखा रहा पेज नंबर 186 पर अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 20 तू क्यों हंसा है वो हमें हम खुद हंस लेंगे हंस लिए अब मोबाइल यहाँ में सब डेड पता कहाँ रहे पापा डैड मतलब पापा ही रहे और मौसी रहे मतलब किल सेटिंग रहे हमें और क्या कब से 4 साल से हाँ वो तो प्लानिंग तो समझाओ तो देख सेटिंग मारी वाली खड़े में दो देख ले तेरी सेटिंग है half life of a sample of a gaseous compound initially 1 atm तो देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी जब मैंने T नॉट को 1 atm रखा तो T हाफ 1 100 सेकेंड आया। अब A नॉट 2 को मैंने रख कर दिया 0.5 atm। सेकंड ऑप्शन T हाफ 2 जो था वो कितना हो गया 50 सेकेंड। अब इस वैल्यू को आप इस फॉर्मूले में रख दो और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। बताओ क्या आएगी? 0 सरप्राइज है बेटे सरप्राइज T हाफ 1 है 100 और मार दे लोड T हाफ है 50 100 बाय 50 और यहाँ पे लिखा हाफ मतलब 0.5 अपॉन T हाफ 1 था 1 पावर n माइनस 1। अब जरा इसको सॉल्व करके बताओ n की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो सॉल्व करके आया कि ऑन सॉल्विंग दिस कर दिया। चलो तो n की वैल्यू आपकी आ गई। तो या तो इस टाइप से वैल्यू दे दिया जाए या फिर ग्राफिकली इस तरीके से पूछ लिया जाए रिलेशन देख करके। दोनों तरीके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ आपको। एक ऐसा ही एक और मेथड हम यूज करते हैं। इंस्टेड ऑफ हाफ लाइफ वहाँ पर रेट के साथ दे रखा होता है, इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल मेथड। सीधा मसाले पे अब लगा मसाला। डिफरेंशियल मेथड में यहाँ पर आपको क्या कहा कि रिएक्शन का जो रेट है R1 बाय R2 और यहाँ दे दिया कंसंट्रेशन C1 बाय C2 पावर n। कंसंट्रेशन के पावर n होती है। फर्स्ट ऑर्डर जो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डबल करने पर डबल, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो रहा तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट कंडीशन में रेट कंसंट्रेशन दे दिया, सेकंड कंडीशन में रेट कंसंट्रेशन दे दिया और यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आप इसको भी इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। इनडायरेक्टली इसको इनिशियल रेट मेथड में भी हम लोग यही करते हैं। डबल करने पे डबल हो रहा है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 1। ये बताओ बात क्या है? ये पॉइंट नोट किया आपने। अब देखो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा वो हमने पता किया, का टाइम का, कंसंट्रेशन का और रेट कांस्टेंट का आपस में रिलेशन क्या है वो हमने पता किया। लेकिन अब बात ये आती कि रिएक्शन होती कैसे है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस किस तरीके से हो रही है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स।
सर यस, इनिशियल रेट मेथड फिर से बता दो, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अभी बता देते हैं। इनिशियल रेट मेथड में ये कहा कि रेट और कंसंट्रेशन के साथ रिलेशन, अगर कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल करने पर रेट डबल हो रहा है, ट्रिपल करने पर ट्रिपल हो रहा है, हाफ करने पर हाफ हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर ये वाला। डबल करने पर 4 टाइम्स हो रहा है, ट्रिपल करने पर 9 टाइम्स हो रहा है, हाफ करने पर 1/4 हो रहा है, तो ऑर्डर 2 हो गया। डबल करने पर कंसंट्रेशन को रेट हो गया 8 टाइम्स और ट्रिपल करने पर 27 टाइम्स हो रहा है, हाफ करने पर 1/8 हो रहा है, तो ऐसा करने पर एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। और जीरो ऑर्डर में हम कहते हैं कि डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, कुछ भी कर दो, रेट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 0। अब इन ऑब्जर्वेशंस को क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं। जैसे हमने एक इक्वेशन यहाँ पे लिखा, कहा कि एक कंडीशन गिवन है जिसमें ए और बी के रेस्पेक्ट ऑर्डर कितना होगा, फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, बी की कंसंट्रेशन को सेम रखे, ए को डबल किया तो रेट में डबल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट और थर्ड को देखा, ए की कंसंट्रेशन सेम रखे, बी को डबल किया, रेट में कोई चेंज नहीं, तो बी के लिए क्या हो गया? 0। ये तरीका इनिशियल रेट मेथड कहलाता है। नोट किया आपने? फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ओके। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। अब कोलिजन थ्योरी में ये कहा गया कि भाई जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्शंस में कोलिजन होते हैं, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जब रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं और उन कोलिजन्स के थ्रू वो रिएक्शन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब तो गैस फेज में होने वाली रिएक्शन, मतलब गैसियस फॉर्म में होने वाली रिएक्शंस इतनी फास्ट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या कि गैस में मॉलिक्यूल रैपिड रैंडम मोशन करते हैं, कोलिजन्स करते हैं, कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, ये सारी चीजें हमने गैस में पढ़ी है। तो अगर गैस फेज में रिएक्शन हो रही है तो इतने सारे कोलिजन्स होते हैं, क्या सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं? नहीं। हम कहते हैं नंबर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक सेकेंड में पर यूनिट वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे हैं उसको तुम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे मैंने लिखा कोलिजन frequency, it is number of collisions takes place per second per unit volume। इसको तो कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होती है गैस फेज में। अगर सारे कोलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते तब तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में कुछ भी सेकंड नहीं लगते, मतलब सोचते उससे पहले ही रिएक्शन खत्म हो जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अब हम कहते हैं वो कोलिजन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स। तो वो कोलिजन्स जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। तो केवल कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई होने से रिएक्शन का रेट नहीं बढ़ेगा। इफेक्टिव कोलिजन्स, जो कोलिजन्स रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में कन्वर्ट हो। अब वो इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होंगे, इसके लिए हम कहते हैं कि हमें 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं।
दो कंडीशंस फुलफिल करनी होगी। अगर वो दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी वो रिएक्टेंट इफेक्टिवली प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा, इफेक्टिव कोलिजन्स में कन्वर्ट हो पाएगा। अब जरा समझना वो कंडीशंस कौन कौन सी है जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, जिसमें कोलिजन्स को आप इफेक्टिव कोलिजन्स कहेंगे। तो कंडीशन नंबर 1 ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन या ओरिएंटेशन फैक्टर। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स वहां पर होना जरूरी है। अब कोलिजन्स की ओरिएंटेशन प्रॉपर का मतलब क्या? मान लो मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं कि A2 react with B2, it forms twice of AB। ठीक है, A2 और B2 मिलके twice of AB बन रहा है। अब इसमें ये तो एक मॉलिक्यूल है A2 का, ये A2 मॉलिक्यूल है। एक यहां पर मैंने लिया B2 मॉलिक्यूल। अब ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रॉपरली ओरिएंटेशन से आमने सामने आकर के टकरा रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। जब इनकी कोलिजन हुई तो देखो इस A और A के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होना शुरू हुआ। इस B और B के जो बीच में बॉन्ड है वो भी ब्रेक होना शुरू हुआ। A और A के बीच में बॉन्ड टूट रहा है, B और B के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। अब इस A और B के बीच में जो बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो गई, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो गई। ये दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग। और एक साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग वाले क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन। This singer, whose underwear just dropped to the ground while he was dancing away. अब जब ये बॉन्ड पूरे बन गए, पूरे टूट गए, तो देखो A और A के बीच में और B और B के बीच का बॉन्ड पूरा टूट गया। तो यहाँ पर A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, A और B के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर इनकी ओरिएंटेशन प्रॉपरली होनी चाहिए। अगर प्रॉपरली ओरिएंटेशन नहीं होगी तो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। अब मान लो हम ये कहते हैं एक मॉलिक्यूल A2 का ऐसा है और एक मॉलिक्यूल B2 का ऐसे आकर के, अब ये आकर के ऐसे कोलाइड कर रहा है। एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। क्या इन दोनों की कोलिजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा? क्या इफेक्टिव When the new कोलिजन है? iPhone 6 was released in Perth, this lucky boy took it in his own hands to show us how to not open an iPhone. नहीं है। अब हमने कहा ये A2 का मॉलिक्यूल है, ये एक B2 का मॉलिक्यूल है, और ये दोनों मॉलिक्यूल इस तरीके से आमने सामने आकर के कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या हम इसको इफेक्टिव कोलिजन कह देंगे? नहीं, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन इसको अगर करेंगे तो क्या इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनना पॉसिबल है? Everyone seems to be happy to appear. But some very untrue climbing just कोलिजन नहीं होते हैं, केवल वही कोलिजन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने में कैपेबल हो, उनको आप कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया? I don't. Europe. नोट किया भाई यहाँ तक? You don't want the baby. I'm from. यस सर। अब देखो ये तो है ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तभी इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। अब जो सेकंड पार्ट है वो है एनर्जी फैक्टर।
ये तो हो गया इसका orientation factor. I think this is like pretty common. सेकेंड हम कहते हैं कि एनर्जी की कंडीशन. Taking care of a younger फिर हमने sibling. लिखा I used to do it for my sister, but I think it is a little bit unacceptable when the sibling who's doing the taking care of is a little bit too young to understand. Like if they can get in trouble themselves, maybe they shouldn't. एनर्जी कंडीशंस. जब तक रिएक्टेंट के पास उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी ना हो. अब जरा समझना, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर ये एनर्जी इस तरफ और ये प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, और ये जो एक लाइन यहाँ पे बना रखी ये है उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है. You have a boyfriend, a single mother. रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी पहले से थी, कुछ एनर्जी पहले से थी, थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके अब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. कुछ एनर्जी इसके पास पहले से है, तो मैंने कहा भाई इतनी एनर्जी इसके पास है, वो अमाउंट है A. टोटल एनर्जी जो थ्रेशोल्ड की है उसको मैंने कहा यहां से यहां तक ये अमाउंट है C. तो अब रिएक्टेंट को थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के कितनी एनर्जी और चाहिए? We're right. Our booth is bigger तो than ever. रिएक्टेंट की एनर्जी और थ्रेशोल्ड की एनर्जी के बीच में ये जो एनर्जी The डिफरेंस है NVIDIA-powered race car will इसको आप कहते participate हैं in a एनर्जी future ऑफ autonomous series sanctioned by Formula E. What's इसका मतलब really ये जो capturing B our पार्ट है, attention is our ये B holodeck पार्ट demonstration. इसको और Our चाहिए, VR बाहर से लेना reality पड़ेगा. तो A प्लस B मिला करके C के इक्वल हो जाएगी. ये थ्रेशोल्ड एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, जितनी एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास चाहिए क्रॉस करने के लिए. अब कुछ पहले से थी, कुछ और चाहिए. अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये हो गई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. अच्छा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं भाई? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच द रिएक्शन. बिल्कुल ठीक बात है. तो इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन, डेल्टा H. अच्छा, अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो प्रोडक्ट और इस थ्रेशोल्ड के बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, प्रोडक्ट और इसके बीच में ये जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, इसको हम कहेंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और द बैकवर्ड रिएक्शन. तो आप यहाँ पर कुछ रिलेशन देख सकते हैं. एक हम लिखते हैं डेल्टा H. एंथैल्पी रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो एनर्जी एक्टिवेशन का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको आप क्या कह सकते हैं? हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ द रिएक्शन. अब कभी कभी क्या होता है, हमें दो क्वांटिटी दे रखी होती है. मान लो कहते हैं कि भाई एंथैल्पी इतनी है, बैकवर्ड की एनर्जी इतनी है, बताओ फॉरवर्ड की कितनी होगी, या फॉरवर्ड की एनर्जी इतनी है, बताओ बैकवर्ड की एनर्जी कितनी होगी. तो इस तरीके से ये कैलकुलेशंस यहाँ पे बन सकती है. अब जब तक मॉलिक्यूल्स के पास इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी नहीं होगी, तब तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. अब दोबारा देखना, कुछ मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नो सर. नहीं. वो सर. कुछ के पास ओरिएंटेशन प्रॉपर है लेकिन एनर्जी नहीं है, तो क्या वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे. तो अब इफेक्टिव कोलिजन्स हम किसको कहेंगे? इफेक्टिव कोलिजन्स हम उनको कहेंगे जिसके अंदर ये दोनों चीजें वैलिड है, मतलब उनका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर हो
और उनके पास एनर्जी एक्टिवेशन भी सफिशिएंट हो। जिनके पास ये दोनों चीजें होंगी, ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होगा और एनर्जी भी सफिशिएंट होगी, तभी वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और उसी को हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। यहाँ तक का पार्ट समझ में आया? यस सर। अब इसके अंदर टेम्परेचर का क्या रोल है? देखो ये तो अभी रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, एनर्जी एक्टिवेशन क्या होती है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की एंथैल्पी क्या होती है, ये सब देखा। अब इसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रिएक्शन रेट पर। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये नोट कर लिया हो तो मैं पेज चेंज कर दूं। ओके, अब जरा समझना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। आप पटो या ना पटो आपके ऊपर है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन का रेट बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता है। मुझे वो सामने वाली पूरी बिल्डिंग पसंद है। खरीदोगे? टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होता है। अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्या ये इफेक्ट दोनों के अंदर सेम होगा या डिफरेंट? 1 2 3 डिफरेंट होगा। ऐसे बुलाते हैं मुंबई में होगा। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। डिफरेंट होगा, किसी में फॉरवर्ड का रेट बढ़ेगा, किसी में बैकवर्ड का। देखो नहीं, रेट बढ़ेगा या कम होगा ये बताओ। हाँ रेट तो बढ़ेगा पर किसी का भी बढ़ सकता है, फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, वो तो क्वेश्चन रहेगा। अब तो ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा, ये तो सही बात है ना, कोई ये तो नहीं कहेगा। अच्छा, क्वेश्चन में वो कहता है कि फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ इंक्रीज द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेन सेम। क्या लिखूं? इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। एक्सोथर्मिक में भी टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ेगा और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें भी रेट बढ़ेगा। रेट दोनों में ही बढ़ता है, दोनों ही कंडीशन में। ढंग से समझना है चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ के आ चुके हैं, तो हमें लगता है कि फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा। भैया देखना समझना, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा लेकिन कम, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा लेकिन ज्यादा। रेट दोनों का बढ़ रहा है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा है, फॉरवर्ड का रेट बढ़ रहा है लेकिन कम और बैकवर्ड का रेट बढ़ रहा है लेकिन ज्यादा। तो ओवरऑल नेट रिएक्शन का फाइनल डायरेक्शन किधर हो गया? बैकवर्ड। तो आप कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी, डायरेक्शन तो बैकवर्ड हो गया लेकिन रेट तो दोनों का बढ़ रहा है ना, बैकवर्ड का ज्यादा बढ़ा इसलिए फाइनली बैकवर्ड चली गई। ठीक है, फिर मैंने लिखा रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड वाली रिएक्शन का रेट ज्यादा बढ़ रहा है और बैकवर्ड वाली रिएक्शन का रेट कम बढ़ रहा है, तो ओवरऑल नेट रिएक्शन किस तरफ चली जाएगी? फॉरवर्ड। तो ये इसका नेट रिएक्शन का डायरेक्शन है, नेट रिएक्शन का डायरेक्शन है कि फॉरवर्ड जाता है बैकवर्ड जाता है। हमें ये याद होता है कि फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड जाएगा, तो हम क्या कहने लग जाते हैं कि एक्सोथर्मिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट कम हो जाएगा। नहीं, रेट क्यों कम हो जाएगा? अभी रेट तो दोनों में बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर
रेट बढ़ता है फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में, किसका ज्यादा किसका कम वो अलग बात है कि किसका ज्यादा बढ़ा किसका कम बढ़ा, लेकिन बढ़ता हमेशा है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया दोनों? Yes, sir. तो अब हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है। अब ये टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कितना बढ़ता है? तो रिलेशन है, एक जनरलाइज रिलेशन है और एक स्पेसिफिक रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट बढ़ता है, एक जनरल रिलेशन है, एक स्पेसिफिक रिलेशन है। तो पहले में उस जनरल रिलेशन को लिखना। क्यों नहीं? तो हमने यहाँ पे लिखा फर्स्ट, ये जनरल रिलेशन कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब ये है कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री रेज कर दो, इंक्रीज कर दो, तो उसका रेट लगभग डबल से ट्रिपल हो जाता है। तो हम कहते हैं कि T प्लस 10 डिग्री अपॉन KT नियरली 2 to 3 टाइम्स है। अब क्योंकि इसीलिए जो कह रहा हूँ जनरल है, डबल से ट्रिपल हो जाता है। नॉर्मली हम लोग डबल मान के कैलकुलेशन करते हैं। नॉर्मली हम लोग डबल मान के कैलकुलेशन करते हैं कि हर 10 डिग्री बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट कितना हो रहा है, डबल। ठीक है। चलो अब मैंने कहा कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमने लिया 2। तो अब रिएक्शन का जो रेट होता है वो 2 to पावर n टाइम्स बढ़ जाता है। और n क्या है? नंबर ऑफ 10 डिग्री मल्टीपल्स। नंबर ऑफ 10 डिग्री मल्टीपल। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ कि एक रिएक्शन था, उसका टेम्परेचर पहले था 25 डिग्री और मैंने टेम्परेचर कर दिया 75 डिग्री। बताओ 10 डिग्री के कितने मल्टीपल्स बढ़ गए? 2 to पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। देखो 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, फिर 65, फिर 75। इसका मतलब 10 डिग्री के 5 स्लॉट बढ़े। तो जैसे ही 10 डिग्री बढ़ा, जितना था उसका डबल हो गया, अब जितना था उसका डबल हो गया, अब जितना था उसका डबल हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 to पावर 5 टाइम्स। तो 2 to पावर 5 कितना होता है? कहा था होटल बुक करने के लिए? 32। तो रिएक्शन का रेट 32 बढ़ गया। ठीक है, क्वेश्चन चेंज किया। क्वेश्चन में पूछा कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री है, अब मैंने उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो रिएक्शन का रेट कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 2 to पावर 9। पावर 9। यस सर, यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 to पावर 9। अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट को 3 मान लिया, ये जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 था, अब ये कहता है कि नहीं रिएक्शन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? 3 है। अब मैंने टेम्परेचर को कर दिया 35 से 55। तो रिएक्शन का रेट में क्या फर्क पड़ेगा? तू इधर क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही है? अरे 4 times। मेरा पति है, तो मेरा टाइम है, मेरा काम है, मैं तो करेगी ना। तो जैसे यहाँ पर अभी लिखा था आपने, पर मुझे देखना यहाँ पर लिखा था जब अरे भाई सुन तो लो यार, जब टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 था तो 2 to पावर n लिखा था। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 3 to the पावर n। कोएफिशिएंट 3 हो गया तो 3 to the पावर n। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या लिखा है? 35 से 55, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो मैं लिखूंगा 3 to the पावर 2। अब 3 to the पावर 2 कितना हो जाता है? 9 times. 9। कौन आ गया? ठीक है, बोलो यार। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर चेंज करता है, वो कहता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट 3 है तो फिर आपको 3 का पावर n करना पड़ेगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 है तो 2 to पावर n करना पड़ेगा। नॉर्मली कोएफिशिएंट को हम लोग 2 कंसिडर करते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कि जनरल पैटर्न है, जनरलाइज फॉर्मूला है।
नोट किया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. अब ये तो हो गया जनरल पैटर्न। अब देखो मैं स्पेसिफिक सेकंड बात कर रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली कितना पड़ेगा, 2 टाइम्स होगा, 2 डबल। अच्छा, इसको थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे दिखाऊं ग्राफिकल फॉर्म में, अभी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये T डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। जो इस मिनिमम थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड की लाइन ऐसे बना दिया, ये थ्रेशोल्ड ET। तो अभी ये जो फ्रैक्शन है मेरे पास, ये फ्रैक्शन इतना है, ठीक है। अब मैंने टेम्परेचर को T+10 कर दिया, T+10 कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये T+10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब मेरे पास ये फ्रैक्शन इतना और बढ़ गया। तो जितना बढ़ा ये फ्रैक्शन, वो पहले के कंपैरिजन में डबल भी हो सकता है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, 2.1 टाइम, 2.2 टाइम, 2.3 टाइम्स। तो जितना थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा वो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व्स पढ़े हुए हैं गैसीय स्टेट के अंदर, लगभग ये ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। तो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए ये एनर्जी फैक्टर इस तरफ है। अब उससे पहले कितना फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, लेकिन देखो कोलिजन तो सही हो रहा है लेकिन एनर्जी कम है। लेकिन जिसके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड के ज्यादा होगी या बराबर होगी, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो रेट यहाँ पे चेंज हो रहा है वो डबल हो सकता है, डबल से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 3 टाइम्स तक जा सकता है। ये ग्राफिकली इस तरीके से समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके। अब एग्जैक्ट जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। जो रिलेशन हम देखते हैं ये इसको हमने कहा आर्हेनियस इक्वेशन। तो पहले मैंने इक्वेशन लिखा K = A e⁻⁻ (-EA/RT) Ka e⁻⁻ ठीक है सर। यहाँ पर ये हो गया। अब बताओ यहाँ पर K क्या है? रेट कांस्टेंट। A क्या है? आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। आर्हेनियस कांस्टेंट या फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो होता है वो ये शो करता है कि कितना प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रॉपर ओरिएंटेशन, कितने मॉलिक्यूल्स का प्रॉपरली ओरिएंटेड कोलिजन्स हो रहा है, उसको ये A रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, यहाँ जो E लिखा हुआ है ये क्या है? E क्या है भाई? ये बेस ऑफ लॉग नेचुरल है, मैथमेटिकल सिंबल है, बेस ऑफ लॉग नेचुरल। अच्छा, ये जो EA है ये क्या है?
एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं, और आर गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज। अब जरा इस इक्वेशन को समझना और इस चीज की जानने की कोशिश करना कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है ये क्या शो कर रहा है, अभी बताया था मैंने, क्या शो कर रहा है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड। वेरी गुड, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कोलिजन्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला कंपोनेंट है, इस पूरे कंपोनेंट को बहुत सी बार में बोल्ट्जमैन फैक्टर भी कहता हूँ। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं है, ये तो बोल्ट्जमैन फैक्टर है। बोल्ट्जमैन फैक्टर ये कहता है कि कितने मॉलिक्यूल्स जिनका प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कोलिजन था उनकी एनर्जी एक्टिवेशन के बराबर या ज्यादा थी। तो एनर्जी फैक्टर को ये बताता है, ये फ्रीक्वेंसी प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर ओरिएंटेशन है लेकिन एनर्जी नहीं है तब भी नहीं बनेगा, एनर्जी है लेकिन ओरिएंटेशन नहीं है तब भी नहीं बनेगा। अब इन दोनों का मल्टीपल किस में कन्वर्ट हो रहा है, के में। ये के क्या शो कर रहा है कि अब मेरे पास वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ओरिएंटेशन भी प्रॉपर है और उनके पास एनर्जी भी है, और यही उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बन जाता है कि किस रेट से रिएक्टेड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रेट ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। तो यहाँ पर e⁻EA/RT जो है वो बोल्ट्जमैन फैक्टर बताता है कि किसके पास उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी है। इतना पार्ट एनर्जी को कन्वे कर रहा है, ओरिएंटेशन वाला ए प्रेजेंट कर रहा है, जिसके पास दोनों चीजें हैं वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और उसी को हम कह रहे हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। ये इसके अंदर दोनों कंपोनेंट वाला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर लें, कैसे, हमने लिखा लॉग की जगह लॉग नेचुरल के, लॉग नेचुरल ए माइनस EA/RT, या तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं लॉग नेचुरल की फॉर्म में, और अगर मुझे लॉग नेचुरल को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना तो क्या करूं? 2.303। वेरी गुड। तो अब मैंने इसको लिखा लॉग ए माइनस EA/2.303RT। अब ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया, इसको मैं अपनी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकता हूँ। अब अगर इसको मैं y=mx+c की टर्म में रिप्रेजेंट करूँ और ऐसा लिखूं, log k वर्सेस 1/t, तो मैं यहाँ पर ये 1/t, तो ये वाला पार्ट y, यहाँ पे 1/t को कहा x, ये माइनस EA/2.303R हो गया m प्लस c। मैंने y=mx+c की टर्म में यहाँ पे इसको लिखा, और y एक्सिस पर क्या लिखा, तो हमने लिखा y एक्सिस पर log k लिखा। तो ग्राफ नीचे बना लेता हूँ, तो जगह कम हो रही है, या यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको मैंने यहाँ लिखा, देखो y एक्सिस पे लिखा log k वर्सेस 1/t, ये x एक्सिस पे हो गया। अच्छा, इसका जो स्लोप होगा वो कैसा है भाई? नेगेटिव। स्लोप की वैल्यू क्या लिखूं मैं?
माइनस ई अपॉन में 2.303 वेरी गुड। तो आपने लिखा माइनस ई ए ओवर 2.303 आर और इसका इंटरसेप्ट कितना हो गया? वेरी गुड, ये हो गया लॉग ई। अब अगर क्वेश्चंस थ्योरेटिकली हमें ग्राफ नहीं बना के कहते हैं, वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन लॉग के वर्सेस 1/t एंड ऑब्टेन ए स्लोप, और स्लोप की कुछ वैल्यू दे दिया, मान लो -2000 लिख दिया, कुछ भी। अगर स्लोप की वैल्यू दे दिया, पूछा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितना होगा, तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। स्लोप की वैल्यू दे दी और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करने के लिए दिया जाए तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? ओके, अब देखो मैं यहाँ पे शुरू में डिस्कस कर रहा था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले कहा था जनरलाइज फॉर्म में, तो कहा भी टेम्परेचर बढ़ाने पर हमें डबल से ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन वास्तव में कितना होगा किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, अब यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो मैंने कहा T1 टेम्परेचर पर मेरा रेट कांस्टेंट था K1, T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 था, मैंने टेम्परेचर को T2 कर दिया, रेट कांस्टेंट T2 हो गया, रिएक्शन का एनर्जी एक्टिवेशन EA है। तो अब इक्वेशन यहाँ देखो, ये फॉर्मूला आपके पास है, टेम्परेचर T1 पर K1 कह दिया, टेम्परेचर T2 पर K2 कह दिया, तो मेरे पास ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो हमने इसको लिखा log K2 अपॉन K1 EA ओवर 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अगर आपके पास दो डिफरेंट टेम्परेचर हैं और आप उसका टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट K के साथ रिलेशन देखना चाहते हैं कि वास्तव में टेम्परेचर बढ़ाने से कितना चेंज आया, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 है, T2 कर दिया तो बताओ T2 कितना हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन यहाँ पर T1 है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप कैलकुलेशन यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। But also the winner gets $10,000. और रह गया जस्ट, अगर कैटलिस्ट डाल दे तो बताओ कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। What would Chris do in your position, Carl? Well, they'd give some tips to people that can't hear us. I feel like try to screw you. You should continue the torch and try to screw Chandler. I killed my Jedi. The wood just broke in front of me. Oh, you can hit people. Oh, you can hit people now. अगर मैं कैटलिस्ट का इफेक्ट देखना चाहूँ तो मैंने पहले कैटेगरी बनाया। They're battling among the bears. Oh, wait, Jedi, you're dying. I just burned to do that. अब जरा देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। Wait, guys, stop fighting. This is chaos. Oh, Carl, stop being such a nice guy. You're the opposite of Chris. Chris will screw people, but you help them. Yo, I'm dying. यहाँ रिएक्टेंट, I forgot you're playing on Chris's account. I couldn't tell because I'm scared to go to third person. अभी without Everybody attacks me for parkouring in third person. I just. Wait, Jedi, do you want to get good at the video game? I don't know. So is the सबने third कहा gate ये not it? What, Chad, you want me to open the gate? without I died! It's too late now, they already killed me. Well, now that Chandler's died. इस समय पर इसका एनर्जी एक्टिवेशन इतना चाहिए। अब मैंने इसमें डाल दिया कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है, अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है जिसका एनर्जी रोड डाल दियो। ओरिजिनल एनर्जी एक्टिवेशन से क्या है, कम। अब इसका हो गया EA डैश और ये रिएक्शन है